हम बात कर रहे थे रीतिकालीन काव्य के बारे में। रीतिकाल के प्रमुख जो समय सीमा थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। रीति के प्रतिपाद्य के बारे में चर्चा की। रीति की जो पद्धति थी उसके बारे में, रीति विषयक प्रमुख कवि कौन सा है, आचार्य प्रवर्तक कौन है, रीति का अर्थ क्या है, उसका नामकरण क्या है, उसकी तीनों काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद हम अब चर्चा करते हैं रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद्य और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में। देखिए, रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद्य है वह है अलग प्रकार का है। देखिए, रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि यह युग राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग था। इस युग में राजा प्रसादों में विलास का बोलबाला था। सामाजिक जीवन में अंधविश्वास बहुत बढ़ गए थे। रूढ़ियों ने घर कर लिया था। लोगों को शकुन शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र, ज्योतिष पर अटूट विश्वास था। बाल विवाह, बहु विवाहें प्रचलित थे। और इसमें स्थिति ये हुई कि लोग मंदिर और मठों में काम करने वाले पुजारियों के स्थान पर महंतों का जीवन पुण्य, प्रेम और वासना पर आधारित था। रीतिकाल के प्रतिपाद्य के दो विषय हैं, एक तो काव्यशास्त्र के नियमों का अनुशीलन और दूसरा सामंती जीवन का चित्रण। इस युग में अधिकांश कवि राज दरबारी थे। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े राज्यों में रहते थे और राजाओं के आश्रित थे। किसी अच्छे आश्रयदाता की खोज में कवियों की प्रमुख समस्या हुआ करती थी। भूषण का जैसा सौभाग्य बहुत कम कवियों को प्राप्त होता है। देव जैसे प्रतिभाशाली कवि जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे। बाद में उन्होंने काव्य शास्त्र का सहारा लिया। ये लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान रखते थे, उनकी संतानों को शिक्षा देते थे। साहित्य शास्त्र के अनुसार काव्यों की रचना की जाती थी। केशव ने तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाता की प्रिय गणिका को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इस विवेचन पर हम प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है सामंती जीवन, अभिरुचि। यह काल सामंती अभिरुचि का काल रहा है। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल रचा गया। यों हर इस युग में प्रेम श्रृंगार की प्रधानता रही, किंतु रीतिकाल के साहित्य में पतित सामंतीकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता रही। शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है, तुलसीदास सीता के प्रति राम के प्रेम राग को कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, जबकि रीतिकालीन कवि नायक अंतःपुर के में ही संयोग और वियोग की सभी दशाओं का अनुभव करता है। वास्तव में उनके प्रेम के पीछे विलास की इच्छा अधिक है, प्रेम का भाव कम है। उनका प्रेम सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखता। उनके प्रेम का मुख्य कारण परकी या नायिका है, अपनी पत्नी नहीं। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है। इस युग में सभी कवियों ने आचार्य बनने का प्रयास किया। रस, अलंकार आदि काव्य शास्त्रों की रचना की और इन रचनाओं को मौलिकता का सर्वथा अभाव था। उन्होंने मौलिकता केवल नए भेदों को नामकरण पर ही दिखाई। जैसे केशवदास ने श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो भेद किए, किंतु काव्य शास्त्र पर इसका आवरण मात्र है, प्रमुख विषय नहीं है। नंबर 3 है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस साहित्य में श्रृंगार की विशेष रूप से प्रधानता रही है। श्रृंगार के भावों ने उस काल के धार्मिक साहित्य को प्रभावित किया है। कृष्ण भक्ति के साहित्य के माधुर्य भावना का बहुत प्रचार हुआ है और कृष्ण कवि भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगारी काव्य की रचना हुई है। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था, उनमें उनसे प्रेम लीलाओं के स्थान नहीं था, किंतु इस युग में राम भक्ति में जो माधुर्य भाव का प्रवेश हुआ था, कृष्ण के समान राम की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया जाने लगा, लेकिन यह बहुत कम है। नारी सौंदर्य चित्रण। श्रृंगारकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज का संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि वह सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से मुक्त है। कौन गने पुरवन नगर, कामनी एक ही रीत, देखत हरे विवेक को, चित हरे कीत करे प्रीत। इससे इतना स्पष्ट है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, यह केवल पुरुष का आकर्षण का केंद्र है। श्रृंगार काल में नायिका भेद निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का ही वर्णन करते हैं। मानो रची छवि मूरत मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी के मधुर आंचल
में छिप बैठकर अपने दुखों और पराभावों को भूल जाते हैं। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक और रूप गृह लक्ष्मी का मात्र रूप का निरीक्षण नहीं कर सका है। वह तो परकीय नायिका के वर्णन में ही अधिक अनुराग प्रदर्शित करता है। विलास की साधन नारी के रूप में सौंदर्य के प्रति कवि की आसक्ति को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो वर्णन किया है वो देखने लायक है कि चमक तमक हंसी ससक लपक झपक लपटानी एजिही रति सो रति मुक्ति और मुक्ति अति हानि। युग के नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण श्रृंगार काल में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। आध्यात्मिक आवरण में ही श्रृंगार कविता नहीं होती थी वरन स्वतंत्र रूप से भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुसंस्कृति और प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए नग्न श्रृंगार का चित्रण करते थे, परंतु इस निर्बाध वासना तुष्टि का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि काम जीवन का अंतरंग साधक तत्व न होकर बहिरंग साध्य बन गया। इसलिए इस काल में रीतिबद्ध कविता की श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर वासना की झलक दिखलाई देती है और इसमें भी सूक्ष्म आंतरिकता की उपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। प्रेम की भावना हृदय की अनेकोन्मुख होती है, इसी कारण प्रेम की तीव्रता होती है, रसिकता में केवल तरलता होती है। रीतिबद्ध प्रतिनिधि कवि बिहारी देव मतीराम आदि रसिक ही थे, प्रेमी नहीं थे। इन्होंने बाह्य स्थूल सौंदर्य का अभिव्यक्ति की है, उनके काव्य में मन में सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण हुआ है, परंतु जहाँ यह रूप अर्थात विषयगत सौंदर्य का संबंध है वहाँ इन कवियों की पहुँच बहुत गहरी थी। एक और बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि निगाहें सौंदर्य के बारीक संकेतों में पड़ जाती हैं, दूसरी ओर मतीराम देव पद्माकर जैसे रीति सिद्ध कवियों के कवि रूप सौंदर्य वर्णन करने से मन में नहीं रमते। उदाहरण के लिए नैनों के कटाक्ष और चंचलता का इतना सुंदर चित्रण प्राचीन साहित्य में दुर्लभ है। पैरे जहाँ ही जहाँ वह बाल तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेदी धार में धाए धसी निर्धार है जाए फंसी उक्सी ने उधेरी री गहराई गिरी गहरी है घेरी फरी न घिरी नहीं घेरी। और ऊदो कछु अपनो बसना रस लालच लाल चितई भर चेरी वैसे ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। और आगे का चित्रण अब अगली बार।